राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही प्रमुख दलों ने कमर कस ली है। एक और प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर दौरे के बाद प्रदेश भाजपा इकाई ने विजय संकल्प बैठक में सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली बैठक के बाद मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक सरकार रिपीट करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बीकानेर सभा के बाद बीजेपी ने चुनाव तैयारियां तेज कर दी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प बैठक में भाजपा के सीनियर नेताओं ने सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल रहे। इस बार भाजपा की नजर अल्पसंख्यक सीटों पर रहेगी। पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे को एक्टिव करते हुए 30 सीटों पर ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए हैं। ये वो सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है। आप सब समझते हो, दिल्ली भी मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है। आज कोर कमेटी की मीटिंग है, जो नए अभी हिसाब से सारे उपाध्यक्ष हिसाब से नया संगठन बना था, उस सब संगठन को बुलाया, तो उस संदर्भ में सारे में चर्चा होगी। और माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं को बुला के सबको ये बैठा के सबको जो भी संदेश देंगे, पार्टी की जीत के लिए मानते हो कि समय है, तो उसके नाते। उधर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस गहलोत सरकार की 10 फ्लैगशिप योजनाओं के भरोसे चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली में हाल ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए गए। राहुल गांधी और खड़गे के निर्देश पर अब दोनों प्रमुख कैंप साथ साथ आने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत सीनियर नेता हैं। हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। हमारा गवर्नमेंट अच्छा काम करेंगे। स्कीम्स आर वेरी गुड। दैट स्कीम्स नीचे लेवल पहुंचने के लिए ज़्यादा काम चाहिए। उसी started to doing it, it is reaching it to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. बहरहाल विधानसभा चुनाव 2023 दोनों प्रमुख दलों के लिए सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि जिस पार्टी को इस चुनाव में जीत हासिल होगी उसका असर वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव में पड़ने के चांस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे बीजेपी के राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में 2 दिवसीय विजय संकल्प बैठक की। बीजेपी ने दावा किया है कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और अब की बार हमारी सरकार, ऐतिहासिक जीत हम दर्ज कराएंगे। ये बीजेपी का दावा है। बीएल संतोष, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बैठक ली है और प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान ये बात कही है सीपी जोशी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। यही मेरा एक सवाल है। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव सामने है। पहले मैं इतनी जल्दी राजनीतिक दलों की बेसब्री कभी नहीं देखता था। आप मेरे से काफी सीनियर हैं, आपने देखा होगा, लेकिन अभी पूरे 5 साल चुनावी मोड पे राजनीतिक दल रहने लगे हैं। कभी हो चाहे चुनाव की तैयारी रखते हैं, कार्यकर्ता को बैठने नहीं देते हैं, पूरा
एक्टिव रखते हैं उसको। गांव में कोल्लू का बैल भी कह देते हैं, लेकिन अपन एक्टिव कहेंगे इसे। दूसरा, दावे सबके अपने अपने हैं और ये मान के चलते हैं कि अब की बार तो मेरी बारी है। और अभी आप देख रहे होंगे कि चुनाव सामने है, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ कोई सवाल बनता है कि राजनीतिक दलों की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे? देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें एकजुटता है नहीं पहले से। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अंतर विरोध था, अंतर कलह था पार्टी में, उसको कहीं दुरुस्त करने के लिए सवाई माधोपुर में बैठक की गई। लेकिन इसके पीछे हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। कांग्रेस में पिछले दिनों जो बैठक हुई, कांग्रेस भी भीतरी कलह से जूझ रही थी। उसके वहां भी मैसेज यही था कि एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वहां भी यही था, एकजुट होकर लड़ेंगे। और जो संदेश देना था कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, वही बीजेपी कर रही है, वही कांग्रेस कर रही है। तो इसका मतलब जो हम लोग हैं, जो एनालिसिस करते हैं कहीं पर, तो उसमें ये लगता है कि इनमें एकजुटता थी नहीं, है नहीं। अब वो चुनाव सिर पर आ गए, सबको लग रहा है कि सत्ता में आना है। सत्ता मोह ऐसा होता है कि उसमें कहीं ना कहीं एकजुटता दिखानी पड़ती है। तो दोनों पार्टियों में एक चीज समान जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, उनका जो आला कमान है, उसके हस्तक्षेप के बाद ही ये एकजुटता की बात सामने आ रही है। जैसे कांग्रेस में आई कि उनका आला कमान ने बैठक ली, उसके बाद कहना पड़ा कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, तो वहां से जो संदेश दिया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में जो भीतरी कलह पिछले दिनों या पिछले 4 साल से हम देख रहे थे, उसमें थी, उसमें गुटबाजी भयंकर थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना पड़ा उनको, क्योंकि एक गुट का साफ कहना था कि जब तक ये प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भी आला कमान ने बदल दिया। आज जो सवाई माधोपुर में कोर कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश कोर कमेटी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री राष्ट्रीय संगठन के जो संभालते हैं, जो भाजपा में एक परिपाटी है कि उनके अध्यक्ष के बाद जो दूसरे नंबर का होता है वो संगठन महामंत्री होता है। तो बीएल संतोष को यहाँ आना पड़ा, और सारे जो प्रदेश के नेता थे, सब बड़े नेता जो अलग अलग गुटों में भी माने जाते हैं, उन सब के साथ बैठे। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से कहलवाया गया कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे। तो ये तो एक सामने कहने वाली बात है कि वो एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन अब वो जब चुनाव सर पर आ गए, तो अब और क्या चीजें बदलाव होगा पार्टी में, वो देखने वाली बात है। क्योंकि ये पार्टी में राजनीतिक दलों में अंतर विरोध होता है, नेताओं में मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, और उनमें अपने अपने अलग गुट चलते हैं। तो राजस्थान में एक अलग स्थिति है। भाजपा यहाँ प्रतिपक्ष में है, अब उसको लग रहा है कि हम कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी, उसका फायदा उठा के सत्ता में आ जाएंगे, कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठा के हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही कि उसमें खुद में कितनी गुटबाजी है। तो सवाई माधोपुर की बैठक का वो बोल हुआ भी है कि एक जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, उनको एक संदेश देना कि देखो सब एकजुट है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी आई, तीनों चारों केंद्रीय मंत्री भी आए, और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनको मैं दावेदारी कहूंगा। वो तो अपनी दावेदारी कोई भी दिखा सकता है, लोकतंत्र है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। तो वो सब लोग साथ बैठे, और उसके बाद उनकी तरफ से गया कि एकजुट से होकर लड़ेंगे। अब दूसरे गुट का यहाँ जो एक प्रभावशाली गुट है, जो जिसके लिए माना जाता है कि उनका ये कहना है कि सब सीएम का चेहरा घोषित करो। लेकिन भाजपा ने अब ये राजस्थान के संदर्भ में तय कर लिया है, चेहरा किसी का भी घोषित नहीं करेंगे। वो सबको एकजुटता के संदेश के साथ सबको मैदान में। अभी योगेंद्र जी, आप देखना 1-2 महीने बाद एक चीज और होगी, जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनको साथ बैठा के उन सब के साथ से एक साथ कहलाया जाएगा कि हमारे चेहरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कमल का निशान हमारा ही पहचान है। तो हम उसी के ये बात राजीव जी आने लग गई है। और आपको ध्यान होगा कि अभी जो दिल्ली में बैठक हुई, राहुल गांधी और खड़गे ने जो कांग्रेस की बैठक ली राजस्थान की, उसमें भी कहा गया कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, चेहरा कोई नहीं होगा। तो 2 कॉमन बातें इस बार राजस्थान में चुनाव में देखी जाएंगी। पार्टियां भी हों तो हनुमान बेनीवाल भी अपनी कोशिश करेगा, कॉमरेड भी करेंगे, बीएसपी भी करेंगे, लेकिन जो फोकस है बीजेपी और कांग्रेस पे। और कॉमन चीज ये होगी कि चेहरा कोई नहीं होगा, जो अभी दिल्ली की बैठक से और यहाँ के बीजेपी में एक आवाज सुनाई दे रही है। और दूसरी, हम एकजुट हैं। 2 बातें यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी तो बिना सवाल खुद ही कह रहे हैं हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो देखिए राजीव जी बहुत वरिष्ठ हैं और वो सब बात अच्छी तरह से जानते भी हैं,
लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जैसे सतीश जी पूनिया को जो कहते हैं ना हटाया गया, ये गलत बात है। हटाया नहीं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, थोड़ा कार्यकाल और बढ़ गया था, जबकि सितंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो ये तो परंपराएं हैं, ये तो होता ही है कि कार्यकाल जब पूरा हो गया तो नया अध्यक्ष आना ही आना है। दूसरी बात मैं आपसे ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ वास्तव में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, जैसे कांग्रेस में हुई कि एक दूसरे को नकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग कर लिए गए थे, ये अपन सब जानते हैं। फिर खेमाबंदी भी हुई, बाड़ाबंदी भी हुई, ये सब अपन, वो वैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कभी भी, लेकिन उन्होंने कह दिया वापस कि पुरानी जो चीजें हैं वो सब डिलीट कर दी गई हैं और नए सिरे से हम नए पारी खेलना शुरू करेंगे, कि पुरानी बातें हम भूलकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ, ऐसा कांग्रेस में हुआ, क्योंकि कांग्रेस में थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि पुरानी चीजें भूल जाओ। हमारे यहाँ भूलने जैसी कोई चीज है नहीं, हमारे यहाँ तो एक हैं और एक ही रहेंगे, एकजुट रहेंगे। हम तो मदन जी, हमें तो एक ही लग रही है कि बीजेपी में एक ही जुटता है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी। लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, इस वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हाँ बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए कहते थे कि जो हमारे सामने जो युद्ध के मैदान में आने वाला है वो एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। हम ऑलरेडी एकजुट हैं। हमारे यहाँ एकजुट मतलब, हमारे यहाँ देखिए, कभी भी सुना क्या कि एक दूसरे के खिलाफ में कोई बोला? आज तक नहीं बोला। जबकि कांग्रेस में पता नहीं, मैंने शब्द प्रयोग अभी आपके सामने किए थे कि बच्चा है, समझता नहीं है क्या, अपने आप मैं कोई कांदा बेचने आया हूं क्या, ये पता नहीं क्या क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि उन्होंने और जो वादे किए थे नहीं निभाए, ये ना मीडिया। लेकिन मदन जी, कांग्रेस इसे इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम दे रही है कि हमारे लोकतंत्र खुल करके बोलने की आजादी हमारे यहाँ। आप खुद योगेंद्र जी, आप खुद जानकार हैं कि जो मीडिया में आ रहा है, जो जनता के बीच में आ रहा है, जो मीटिंगों में आ रहा है, वो इंटरनल नहीं हुआ। इंटरनल तो अंदर की बात होती है, परिवार में बैठ के बात होती है, वो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। ये तो जग जाहिर है, एक दूसरे के खिलाफ छिटाकशी जग जाहिर हुई है। हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ एकजुट है, एकजुट रहेंगे और हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। देखिए गुजरात का आपको सामने है, हमने पूरा आमूलचूल चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्रिमंडल बदल दिया, नए लोगों को ला करके, कहीं चू भी नहीं हुआ, कहीं किसी ने कोई एक शब्द प्रयोग तक नहीं किया। यह है डिसिप्लिन, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है। चले मैं वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का मूल आधार आप लोगों की गुटबाजी है। एक तो इनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे गुटबाजी है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक आप तानाशाही की बात करेंगे और उसको अगर आप डिसिप्लिन की संज्ञा देंगे तो ये बात वास्तव में गलत है। लोकतंत्र के अंदर सभी की आवाजें सुनी जानी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व आके यहाँ पर जिस तरीके से मतलब पर्यटन उत्सव मना रहा है सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर, उनको वास्तव में 4.5 साल तक वो कहाँ थे, ये लोग कहीं नजर नहीं आए। रत्नात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। इनके जब बड़े नेताओं के, 2 बड़े नेताओं के जब से दौरे शुरू हुए, उसके बाद से इनके अंदर थोड़ा सा करंट आया। अब आप मुझे ये बताइए कि वास्तव में इनको अगर कोई चिंतन करना है या मनन करना है या मंथन करना है, सवाई माधोपुर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में आता है और हमारे जो राजस्थान के सांसद हैं जो कि केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, उनको ये तो बताना चाहिए ना कि भाई ईआरसीपी को वो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वास्तव में इनको चिंतन मनन या मंथन करना है तो इनको ईआरसीपी के ऊपर बात करनी चाहिए। आज जहां तक भाजपा की गुटबाजी की बात है, तो आपने बालेसर के अंदर देखा किस तरीके से इनके पूर्व विधायक से माइक छीना गया, जिस तरीके से उदयपुर के अंदर जिस तरीके से वसुंधरा जी का अपमान किया गया, जिस तरीके से बीकानेर के अंदर वसुंधरा जी का नाम तक नहीं लिया गया मंच से, उसके बावजूद भी जनता ने उनको अभिवादन किया और वसुंधरा जी ने स्वीकार किया। आज आप देखिए, हमने वीडियो देखे हैं जिसके अंदर सतीश पूनिया और किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ आपस में किस तरीके से ऊंची आवाजों में लड़ रहे हैं और जिस तरीके से इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के बारे में हाय हाय के नारे लगे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आज आप इस चीज को देखिए, अपना घर संभाले और आज ये डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन तो वही हो सकता है जहां पे आप लोगों को फ्रीडम दें, फ्रीडम के बाद में उनके निर्णय की बात करें। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से बेहतरीन कार्यक्रम किए हैं महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से, हम तो ये कहना चाहते हैं ना कि महंगाई राहत शिविर प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए लगे,
भाजपा ने या भाजपा के नेताओं ने उन महंगाई राहत शिविरों से दूरी क्यों बनाई, जबकि कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो तो लगातार आए। मैं आज का आंकड़ा आपको बता दूं, 1,78,65,56 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जिसके अंदर करीबन 7,58,51,824 लोगों को गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। आप देखिए, आज भाजपा के लोगों को राजस्थान की सरकार जो चीज अपने 8 करोड़ प्रदेशवासियों को दे रही है, उसके लिए उनका राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहिए और केंद्र की सरकार से मांग करनी चाहिए कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और जो हमारी खुदरा आम उपयोग की चीजें, चाहे टमाटर हो चाहे और भी सब्जियां हैं, उनके ऊपर वो जिस तरीके की महंगाई की मार पड़ी है, सरकार को सोचना चाहिए। और केंद्र के अंदर हमारे यहाँ से 25 सांसद लगातार 2 कार्यकाल से 14 में भी और 19 में भी वो राजस्थान टमाटर, मिर्च, खीरा अगर महंगा हो रहा है तो उसमें सरकारों का कोई रोल है? होता है ना, सरकारों का रोल होता है। सरकार मार्केट, देखिए सुनिए योगेंद्र जी, हर सीजन के अंदर, बरसात के सीजन के अंदर जिस तरीके से सरकार को इंतजाम करने चाहिए, बाजार पे नियंत्रण रखना चाहिए। जिस तरीके से इंतजाम कहां से करेंगे, मुझे बताइए कि स्थितियां ये बन रही हैं कि टमाटर बेचने वालों को तो बाउंसर रखने पड़ रहे हैं। देखिए, टमाटर किसान का 160 रुपए में नहीं बिक रहा है। ये लग रहा है कि चैन चपट्टा नहीं होगा राजेंद्र जी, चैन चपट्टा नहीं होगा, टमाटर की थैली छीनी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, जब से फूड प्रोसेसिंग यूनिटें लगी है, जिस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के बाद में जिस तरीके से इनको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में भी अगर टमाटर महंगा होता है तो ये केंद्र की सरकार को 4 बार सोचना चाहिए कि उनको अपने जो टमाटर उत्पादन करने वाले किसान है, उनको थोड़ी मिल रहा है 160 रुपया, उनको तो वही 2-4 रुपए के भाव मिल रहे हैं। दलाल जो बीच में कमा रहे हैं, जो दलालों को किसने पौबारा कर रखी है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोगों का मुद्दा बड़ा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आपके पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात जरूर कहिएगा, क्योंकि राजस्थान में इस मुद्दे को भुनाना आपको है, जवाबदेही भी आपकी है, लेकिन ये मुद्दा अगर आप केंद्र को घेरना चाहेंगे तो जवाबदेही के साथ साथ आप ये मुद्दे को भी उठा सकते हैं। एक बहुत रोचक चुनाव होगा, मुझे लगता है कि अब की बार यहाँ पे राजीव जी, आपने वर्षों से चुनाव देखे होंगे, लेकिन जो कद का चुनाव इस बार होगा, क्योंकि कांग्रेस में बेशक कहा कुछ भी जाए, सामूहिक नेतृत्व होगा, वो होगा, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री क्योंकि अशोक गहलोत हैं, एक कद्दावर नेता हैं, वो पार्टी की ओर से एकजुटता के अलावा ये बात भी कही जाए कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहा जाए, बेशक कहा जाएगा, लेकिन टक्कर के नाम पे प्रदेश में जो सियासी पारा चढ़ेगा, वो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत होगा? देखिए, निश्चित रूप से इसी तरीके की लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जब प्रेजेंट में है ही अशोक गहलोत, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बहुमत आएगा, तो उनकी सरकार की योजनाओं पर या उनके अच्छे कामों पर उस पर बहुमत आएगा, तो निश्चित रूप से बाद के सीएम भी वही होंगे और चेहरा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी अभी चेहरा घोषित करने से बहुत कतरा रही है, या उसकी अपनी अलग वो होगी, रणनीति होगी, जो भी उनकी हो, वो अपनी पार्टियां अपना तय करती हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा ही आगे रख के वो सामने आएंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव एक कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति बना रही है। भाजपा अपनी रणनीतियों में समय समय पर बहुत जल्दी बदलाव भी करती है। वो अभी तो आज उनकी बैठक हुई है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ गृह मंत्री भी आएंगे अमित शाह, असली रणनीति या असली चार्ज वो भरेंगे, क्योंकि आज कल वो अचानक मध्य प्रदेश भोपाल जा रहे हैं, वहाँ 4 घंटे पार्टी कार्यालय में वो बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में भी पार्टी में गुटबाजी है, तो इसी तरह राजस्थान भी देखना आप कि आने वाले समय में वो भाजपा के बड़े नेता यहाँ आके अपनी रणनीतियों में और बदलाव भी करेंगे, क्योंकि चेहरा तो अब उनको प्रधानमंत्री का ही रखना है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दबाव चल रहा था, उनके समर्थकों का दबाव चल रहा था कि वसुंधरा जी को चेहरा घोषित किया जाए, हम जाए, कि कर्नाटक का एक उदाहरण दिया जा रहा था। मदन जी तो सहमत हो या असहमत हो, वो उनकी अपनी पार्टी की राय रखेंगे, लेकिन जो अभी वो कह रहे थे गुटबाजी हम इनके यहाँ बिल्कुल नहीं होती, या जो भी कर्नाटक में हुई, गुजरात का ही उदाहरण दे रहे थे कि वहां टिकट काट दिए मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रिमंडल के, लेकिन कर्नाटक में टिकट काटे आपने, क्या वहां बगावत किस तरीके से हुई, वहां क्या हाल हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, तो राजस्थान की एक अलग परिस्थिति है। तो आप निश्चित रूप से मानिए योगेंद्र जी
कि दोनों पार्टियों में जो आज का विषय है अपना, दोनों पार्टियों में मतलब गुटबाजी रही है अभी तक। अब चुनाव सामने है और उसका प्रभाव, अगर उसका साइड इफेक्ट या प्रभाव की अगर बात करेंगे तो जिस दिन आपके लिस्टें आएंगी कि अमुक प्रत्याशी यहाँ से है, अमुक प्रत्याशी यहाँ से है, ये तो सारा गुबार और ये कहूं कि फोड़ा जो है वो तो तब फूटता है कि हाँ वास्तव में ये स्थिति बनी हुई है। अभी तो कहना आपने एक चीज और मैं बता दूं, जिस दिन से कांग्रेस का वो एकजुटता का संदेश आया, उनको लगा कि वहां वो जो पायलट पहले अलग थलग थे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि पायलट और गहलोत चल रहा था, वहां गुटबाजी थी, लेकिन एक जो संदेश आया कि पायलट और वो बिल्कुल हो गए, पार्टी के प्रति समर्पित हो गए, उन्होंने कहा सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे और पार्टी को जिताना है, तो उसके बाद से बीजेपी में एक अलग तरीके की चिंता पनप गई, क्योंकि जो पायलट का कोर वोटर समर्थक है, गुर्जर समुदाय जिसको कह सकते हैं, वो पहले भाजपा का था, तो भाजपा से छिटक के वो कांग्रेस में चला गया था। तो बीजेपी अब उस तरीके की भी रणनीति बना रही है। पूर्वी राजस्थान जो अच्छा गुर्जर मीना बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें गुर्जरों को कैसे आकर्षित किया जाए। भाजपा ने पिछले दिनों राष्ट्रीय मंत्री अपने गुर्जर समुदाय की बना रखा। अभी नई जो सीपी जोशी की टीम में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, वो उस समुदाय से हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सुखवीर सिंह जौनपुरिया को रखा गया, वो उस समुदाय के। तो भाजपा में कहीं ना कहीं ये डर बैठ रहा है कि यदि कांग्रेस एकजुटता से लड़ ली तो जो गुर्जर समुदाय पिछली बार इनसे छिटक गया था और सत्ता से इनको बाहर होना पड़ा था, कहीं वो फिर नहीं हो जाए, तो उसको भी आकर्षित करने के लिए भाजपा ने आज अपनी कुछ रणनीतियां भी तय की हैं। मेरे को जो जानकारी मिली है कि किस तरीके से समुदाय को वापिस लाया जाए। पायलट की टक्कर में गुर्जर समुदाय के कर्नल बैसला थे, अब वो रहे नहीं। अब उनके बेशक उनके बेटे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, विजय बैसला, लेकिन उनका उतना प्रभाव और असर नहीं है समुदाय। और ये कोर वोट के रूप में देखा जाता है, गुर्जर है, सैनी समाज है, कुमावत है, ये लोग जनरली ये माने जाते हैं कि ये ओबीसी जिसको कह सकते हैं, हाँ, वो भाजपा का समर्थक रहा है। बनिए ब्राह्मण राजपूत, इनके लिए तो माना जाता था कि बीजेपी का कोर वोट है, लेकिन हाँ, ये भी वोट उसी तरह से है जो जनरल के साथ ओबीसी का जो सपोर्ट मिलता था उस तरह से देखा जाता है। तो एक बड़ा नुकसान हुआ और स्थान वही चुना गया जिस क्षेत्र के अंदर बीजेपी मजबूत है लेकिन सीटें कम आ पाई। और अभी भी वसुंधरा जी के टाइम पे भी स्थिति बनी वहां उस वक्त। तो एक मजबूत कड़ी के रूप में बीजेपी का संगठन को मैं खारिज नहीं करूंगा यहाँ पे कि पूरी राजस्थान में बीजेपी मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन कमजोर कड़ी रिजल्ट पे राजस्थान में मजबूत है, इसमें तो लेकिन रिजल्ट की बात जब आती है तो कमजोर कड़ी दिखाई देती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा जी की सरकार थी, उस वक्त भी बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें भी 3 सीट या 4 सीट का जो बाई इलेक्शन था उसमें से 1 सीट जीत पाई, 3 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी सरकार बनने के कुछ समय बाद ही। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा होगा, यह भी चर्चा है कि ईआरसीपी का भूत बन सकता आगे, उसे पहले ही दूर किया जाए। इस वजह से सवाई माधोपुर को चुना गया है। जेपी नड्डा पहले आ चुके हैं, वहां पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ईआरसीपी पे चर्चा नहीं। अगर कोई पूछता है आगे से, उसे एक बरका छत्ता भी मान करके चलने लगी अभी बीजेपी। कोई पूछेगा तो सीधा देंगे कि अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं, इस वजह से नहीं बन पा रही है। कांग्रेस अपने, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईआरसीपी पर पूरे पत्ते खोलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मैं बता दूं आपको, मुद्दे जो बीजेपी को परेशान कर रहे, ईआरसीपी है और कर्मचारी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके लिए ओपीएस वाला जो कांग्रेस सरकार ने किया, उसको लेके भी कहीं ना कहीं बीजेपी में परेशानी है। पिछले दिनों इनके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस मुद्दे पे थोड़े सुर बदले, बीजेपी के कई नेताओं के सुर बदले कि हमें एक कमेटी बनाएंगे। पहले खारिज कर रहे थे क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का मुझे मालूम है, यहीं पे एक 5 सितारा होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हम लोगों ने पूछा था, तब उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल खारिज कर दिया था। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के रिजल्ट के बाद, क्योंकि हिमाचल तो हो चुका था, कर्नाटक इलेक्शन के बाद में, सही कह रहे हैं आप कि बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है। ओपीएस एग्जैक्टली अगर लागू भी नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कांग्रेस का ये प्रेशर आ सकता है कि हमारे दबाव के अंदर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो यहाँ कुछ ना कुछ उसके बीच का रास्ता विशेषज्ञ निकाल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ लोगों से बात हुई, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि ईआरसीपी से नुकसान हो सकता है बीजेपी को, ये कांग्रेस के लोग भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं। कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी का वो बयान भी कांग्रेस अब समय समय पर बुलाने की कोशिश करेगी, जिसमें कहा कि आप तो राज बना दो, 46,000 करोड़ भी दे देंगे और ईआरसीपी लागू कर देंगे।
तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र सरकार ने इसे अटका रखा। ये एक आम चर्चा है, तो उसे एक बात पाने मैं के आपसे लिए बताऊं, वो बैठक वहां की गई। एक यदि आप चाहें तो ईआरसीपी पर बहस की जा सकती है और मैं उसके लिए तैयार हूं। ईआरसीपी के लिए गजेंद्र सिंह जी ने 4 बार राजस्थान को आमंत्रित किया, इन्होंने न तो बीडी कल्ला जी को भेजा, किसी को भी नहीं भेजा, इग्नोर करते रहे और केवल इसको मुद्दा बनाने की इन्होंने कोशिश की। ईआरसीपी करना चाहती है केंद्र सरकार, राजस्थान उसके लिए हिस्सा नहीं दे रहा है, तैयार नहीं है, डिस्कस के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि ये जो अभी राजेंद्र जी बोल रहे थे, बहुत अनुभवी हैं ये भी, आपने कैंप में नई चीज क्या दी है? जनता को क्यों बुलाया बार बार? आप कैंप को बुलाना चाहते हैं, कैंप में नया कुछ भी नहीं दिया, पुराने कार्ड को रिन्यू करके अपना प्रोपोगंडा, अपना प्रचार करने का काम किया। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, आप एक वो ले रहे हैं माइक छीनने की बात, आपके यहाँ डंडे चले वो पता नहीं है क्या? आपके यहाँ कुर्सियां चली, मुक्केबाजी हुई, घसीटी हुई, ये आपको पता नहीं है क्या? आप अपना गिरेबान में जा करके तो देखो आपकी पार्टी में क्या क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम जीतेंगे, बूथ हमारा मजबूत है, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हमने कर दी, हमारा संगठनात्मक ढांचा एकदम तैयार खड़ा है, युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, अब देखिए चिंतन मनन हम भी करते हैं, विचार करते हैं। अब आपकी मदन जी सही कह रहे हैं, मदन जी सही कह रहे हैं, राजेंद्र जी कुछ चीजें पर्दे के पीछे दबा के रखनी चाहिए। जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। मैं नहीं, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ पर एक आध कोई छुटपुट घटना हो गई तो भी उसको अवसर मिला ना। कौन सा सड़क पे लट चल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में तो लट चले हैं ना, लड़ाइयां हुई है। अब मैं एक दूसरी बात आपको बताऊं राजेंद्र जी, आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने एक रणनीति बनाई है कि हमको तो 90 सीटें जीतना है, 110 हमको हारना है और 110 में से 20 हमारे निर्दलीय जीत के आना चाहिए। ये उनकी रणनीति चल रही है। और सचिन पायलट काम की बात बता रहे हैं राजेंद्र जी, मदन जी काफी सीनियर लीडर हैं, आप नहीं, गौर कर सकते हैं। मदन जी की बात हुई होगी ना शायद, हो सकता है कि मदन जी खुद हमारे यहाँ के चुनाव लड़ना चाह रहे हो। एक ही संवाद के हैं दोनों। हो सकता है इनकी इच्छा हो कि भाई हम इस बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े। नहीं, उनको लग रहा होगा आ रही है वो, मैं ये बात कर रहे हैं, तो भाई इनको इतने कॉन्फिडेंस से तो तभी कह सकते हैं। राजेंद्र जी ईआरसीपी आप मुद्दा बनाएंगे, लेकिन अभी मदन जी ने जो कहा वो बात निकल करके आएगी कि राजस्थान सरकार चाहती ही नहीं थी। मैंने पहले भी कहा ये बात, आप लोग कहेंगे कि ये देखिए गजेंद्र सिंह जी ने ये कहा, बीजेपी साहब कहेगी कि ये देखिए कमलनाथ जी का लेटर है डिपेंडेंसी को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लेटर नहीं दिया, मीटिंगें बुलाई लेकिन किसी को चर्चा के लिए भेजा ही नहीं। ये सब चीजें रहेंगी लेकिन पानी मिलने वाला नहीं है उससे। खैर आप अब मुद्दे पे लौटिए, क्योंकि समय कम है। बीजेपी कमर कसने की बात कर रही है और वो कह रही है कि हमारी पूरी तैयारी है, रणनीति बना चुके हैं। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन इनका टारगेट आपकी कमजोरियां जरूर होंगी। देखिए, राजस्थान सरकार की कोई कमजोरी नहीं है, केंद्र की सरकार की तमाम कमजोरियां। अभी जैसा कि राजीव जी बता रहे थे कि ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस मोदी होने वाला है, तो ये हमारे लिए आदर्श स्थिति होगी, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो 10 साल का जो कार्यकाल इनका हो जाएगा करीबन 2024 में, उसके अंदर जो तमाम वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपया हर एक के खाते में डालने की बात हो, चाहे डॉलर को सस्ता करने की बात हो, चाहे विदेशों से काला धन लाने की बात हो, चाहे गंगा को स्वच्छ करने की बात हो, चाहे सभी को घर देने की बात हो, ये तमाम बातें। आज महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैली है उसके अंदर, और ओपीएस का आपने रिजल्ट देखा, हिमाचल में हम चुनाव जीते और राजस्थान मॉडल के अंदर हमने कर्नाटका का भी चुनाव जीता। तो ये तमाम मुद्दे हैं। चिरंजीवी की जो योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान के ऊपर बात तक नहीं करना चाहते, उनको पता चल गया कि चिरंजीवी में इतना अच्छा इलाज हो रहा है, तो आयुष्मान राजेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव, मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, दोनों ही तरफ से महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है और बैठक को आखिरी में अभी बीएल संतोष साहब आए हैं। आने वाले दिनों में अमित शाह बैठक लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जा रहे हैं वो, और इसी तरह की बैठकें होंगी। हर चुनावी राज्य हर पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 5 साल के लिए आपको जड़ें जमानी है वहां पे, जनता के बीच आपकी तस्वीर पेश करनी है, आपका प्रोजेक्ट एजेंडा सब लेकर के जाना है, और उसका असर 2024 के चुनाव पे पड़ेगा। ये राजनीतिक दल मान के चलते हैं। हालांकि इसे मैं सेमीफाइनल नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी कवायद में राजस्थान का भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होगा वहां पे चेहरे ऑलरेडी हैं बीजेपी कांग्रेस के। राजस्थान ऐसा राज्य होगा इस बार जिसमें चुनावी घमासान में चेहरे सामूहिक
बिना किसी विवाद की बातें कही जाएंगी, लेकिन ये गले उतरने वाली बात नहीं होगी। सारी चीजें आपके सामने भी आएंगी, लेकिन टिकट बंटने दीजिए, चर्चा उसके बाद ही। खैर, जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।